तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले मैंने सारे लेक्चर को अपलोड कर दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा और तुम्हारा यहाँ पे चैनल का प्लेलिस्ट भी होगा, वहाँ पे जाके तुम वॉच कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम पीछे वाले में आते हैं। देखो हमने पीछे क्या पढ़ा हुआ था। पीछे हमने पढ़ा हुआ था पुरुष की अर्धांगिनी किस ब्राह्मण में बताया था। लेक्चर 3 यहाँ का लास्ट है। उसके बाद लेक्चर 4 अभी स्टार्ट करूंगा, तो इसमें हमने बताया था शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, इससे पहले को पहले हमने यहाँ पे पढ़ चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके तुम लोग वॉच कर सकते हो। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो बच्चे नए आए हैं उनको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे कराता क्या हूँ, पुराने बच्चे को पता होगा। देखो जैसे तुम्हारा जो लूसेंट का बुक है, ठीक है, जो हर एग्जाम के लिए वो अच्छा बुक है जीके के लिए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मैं टॉपिक बाई टॉपिक, अभी मेरा क्या चल रहा है, अभी चल रहा है भारत का इतिहास चल रहा है। ठीक है, इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। ठीक है, उसका जो भी रिलेटेड चैप्टर होता है, उसका जो भी उसको सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद उसमें से जो ऑब्जेक्टिव निकलता है उसे मैं यहाँ पे तुम लोग को प्रोवाइड कराता हूँ। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा जो बुक है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है और तुम्हारा एग्जाम में किस में आएगा, एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक, तो कहीं ना कहीं बच्चे को ये बहुत बड़ा डाउट होता है कि सर सब्जेक्टिव है और यहाँ पे हमको ऑब्जेक्टिव कैसे करें। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैं इस चैनल पे कराता हूँ, बाकी आप अपने से जितना हो सके इस बुक को पढ़ना। ठीक है, चलो तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है। ठीक है, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है। उससे पहले तुम लोग को यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूं। देखो स्मृति, स्मृति टोटल अभी तक 18 प्रकार का बताया गया है। ठीक है, अभी तक टोटल 18 प्रकार का स्मृति बताया गया है, जिसमें से हमको सिर्फ 2 ही पढ़ना है। 2 कौन कौन से पढ़ना है, मन, ठीक है, मनु स्मृति, मनु स्मृति, और एक तुम्हारा हो गया नारद स्मृति, नारद स्मृति। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ का ही एक पार्ट से स्मृति, और उसमें से स्मृति में से हमको 2 इंपॉर्टेंट पढ़ना है। एक तुम्हारा मन स्मृति हो गया, एक तुम्हारा नारद स्मृति हो गया। ठीक है, तो चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है। तो बेटा याद रखना, सबसे प्राचीन स्मृति है मनु स्मृति। ठीक है, मनु स्मृति। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मनु स्मृति किस वंश से संबंधित है। एक एक टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेना। तुम वहाँ पे चाहो तो बुक खोल के बैठ सकते हो, वहाँ पे एक एक टॉपिक मिलेगा तुमको। जो टॉपिक छूट जाएगा, एक भी टॉपिक अगर छूट जाएगा तो कहीं ना कहीं वो तुम लोग अपने से कंप्लीट करना, लेकिन मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, टोटल यहाँ पे एक नोट्स बनाना, प्रॉपर नोट्स बनाना हमारा इस चैनल का। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन है, मनु स्मृति किस वंश से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुंग वंश से। किसका, शुंग वंश से, शुंग वंश से। शुंग वंश से कौन सा स्मृति संबंधित है, ये तुम्हारा मनु स्मृति संबंधित है। ठीक है, आगे देखो, नारद स्मृति किस वंश से संबंधित है। ठीक है, नारद स्मृति किस वंश से संबंधित है, तो याद रखना गुप्त वंश से। ठीक है, गुप्त वंश, गुप्त वंश से। ठीक है, एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है, चाहे आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो, एसएससी का तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, जीके उसमें पूछता ही पूछता है। और जीके का सबसे प्रॉपर जो टॉपर्स जो बताते हैं वो लूसेंट ही सबसे पहले बताते हैं। उसके बाद देखो जातक पुस्तक किससे संबंधित है। ठीक है, तो बेटा याद रखना, जातक पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। अभी आगे आएंगे तो बौद्ध धर्म के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इतना ही जानो कि जातक पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले बुक को पढ़ना, स्वयं से पढ़ना, उसके बाद ही मेरे वीडियो देखना। अदरवाइज सिर्फ मेरे वीडियो के चक्कर में मत रहो, तुम लोग एक्स्ट्रा ज्ञान भी अपने बुक से ही ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम सब्जेक्टिव पढ़ के तब ऑब्जेक्टिव करोगे ना मेरा इस वीडियो से, तब बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक बार करके देखना, बहुत मजा आएगा। उसके बाद देखो आगम पुस्तक क्या है, आगम पुस्तक किससे संबंधित है। तो याद रखना, आगम पुस्तक तुम्हारा यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन धर्म से, जैन धर्म से। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है अगला क्वेश्चन, हीनयान का प्रमुख पुस्तक कौन है। हीनयान का प्रमुख पुस्तक कौन है, तो याद रखना कथा वस्तु, कथा वस्तु।
ठीक है। आगे देखो, बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखना, बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग है? एक है महायान और एक है हीनयान। हीनयान। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? देखो यहाँ पे अभी क्या देखा हमने, बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। कौन कौन से? महायान और हीनयान। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? क्या है? जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया? एकदम ध्यान से समझो, नोट्स बनाते चलना। तो इसको भी 2 भागों में ही बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से तुम्हारा? एक है तुम्हारा श्वेतांबर, एक है दिगंबर। क्या है? श्वेतांबर, श्वेतांबर, दिगंबर। अपने दोस्त के साथ भी बेटा शेयर करना, ठीक है। ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा यूट्यूब पर कोई नहीं अभी पढ़ा रहा होगा, जैसे यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दे रहा हूँ। शायद ही ऐसा कोई टीचर दे रहा होगा ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। महात्मा बुद्ध, अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के चरित्र के बारे में किस पुस्तक में उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो याद रखना, कथा वस्तु। कथा वस्तु। महात्मा बुद्ध का जो चरित्र है उस किस पुस्तक में उल्लेख किया गया है? तो कथा वस्तु पुस्तक में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा स्वामी जैन धर्म के कितने नंबर पर तीर्थकर थे? ठीक है, तो 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर थे और यही अंतिम तीर्थकर भी थे, ठीक है। इनके बाद कोई तीर्थकर नहीं हुआ है, तो ये अंतिम तीर्थकर भी थे, याद रखना थोड़ा। अंतिम तीर्थकर कौन था? अंतिम तीर्थकर महात्मा स्वामी, ठीक है। कौन, कितने नंबर के ये तीर्थकर थे? तो 24वें नंबर के थे। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के जीवन के बारे में किस पुस्तक में उल्लेख है? क्या बोल रहा है? महावीर स्वामी के जीवन के बारे में किस पुस्तक में उल्लेख है? तो ये याद रखना, आगम, ठीक है। आगम पुस्तक में इसका उल्लेख है। एक एक याद रखना, पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, राजतरंगिणी किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो राजतरंगिणी किस राज्य से संबंधित है? कश्मीर से संबंधित है राजतरंगिणी, ठीक है। एक राजतरंगिणी जो है एक लेखक है, ठीक है। राजतरंगिणी के, अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ठीक है, तो राजतरंगिणी एक पुस्तक है, ठीक है। राजतरंगिणी एक पुस्तक है, ठीक है। उसके लेखक कौन है? याद रखना बेटा, राजतरंगिणी एक पुस्तक है, न कि लेखक है। यहाँ पे बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। राजतरंगिणी एक लेखक है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? मतलब राजतरंगिणी एक पुस्तक है, उसके लेखक है कलहन। पढ़े हो गए बचपन में भी इसको। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन है। राजतरंगिणी क्या है? ठीक है, तो राजतरंगिणी एक पुस्तक है, ठीक है, जिसके लेखक है कलहन। आगे देखो, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना, अर्थशास्त्र लेखक के पुस्तक तुम्हारा चाणक्य है। चाणक्य, चाणक्य नीति, यही चाणक्य है, ठीक है। अगला है, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कभी चाणक्य न देके कौटिल्य दे सकता है या चंद्रगुप्त दे सकता है। चंद्रगुप्त नहीं, विष्णुगुप्त दे सकता है। तो देखो यहाँ पे इनका क्या क्या नाम है? तो सबसे पहला है चाणक्य, चाणक्य के बाद कौटिल्य, कौटिल्य के बाद विष्णुगुप्त, ठीक है। ये अन्य, इनका अन्य नाम है। एग्जाम में कोई भी ऑप्शन में अगर आता है, अगर चाणक्य के बारे में पूछता है, तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तीनों एक ही चीज है, ध्यान रखना इस चीज को, एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है यहाँ पे तुम लोग को। आगे है, मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है? क्या है? मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखना, द प्रिंस, द प्रिंस। आगे देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री का क्या नाम था? क्या बोल रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री का क्या नाम था? तो याद रखना, चाणक्य नाम था। क्या नाम था? चाणक्य। एकदम इंपॉर्टेंट यहाँ पे। वैसे तो जीके टोटल इंपॉर्टेंट ही है, यहाँ पे तुम बोर्ड का प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की, कि एक लिमिटेड सिलेबस है, नहीं, यहाँ पे एक अनलिमिटेड सिलेबस है, कहीं से भी उठा के तुमको पूछ सकता है। इसलिए भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, सब क्वेश्चन को याद करके चलना और रिवाइज करना, ठीक है। आज जैसे पढ़े
उसको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, फिर 1 महीना, ऐसे उसको रिवाइज करते चलना। रिवाइज करोगे तो याद रहेगा। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, चाणक्य ने किस वंश का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है? तो कौन सा वंश का किया है? मौर्य वंश का किया है, मौर्य वंश का। ठीक है, नोट्स बनाते चलना प्रॉपर, और मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले तुम अपना जो लूसेंट का बुक ले लो और उसको पढ़ो। सबसे पहले उसका चैप्टर को, सब्जेक्टिव जो दिया हुआ है उसको पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। उसमें जो पिंक बॉक्स है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसको पढ़ के ही मेरा वीडियो देखो, तब अच्छा समझ में आएगा। वैसे भी ऐसे देख सकते हो, लेकिन पढ़ोगे तो फिर तुमको बहुत अच्छा समझ में आएगा, तुमको पता चलेगा कि ये टॉपिक कहाँ से उठाया गया है। उसका आगे क्या है, चचनामा पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? ठीक है, तो चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अली अहमद है, अली अहमद, अली अहमद है। ठीक है, आगे देखो, आगे तुम्हारा सिंध पर अरबों की विजय किस पुस्तक में उल्लेख है? सिंध पर अरबों की विजय किस पुस्तक में उल्लेख है? तो याद रखना चचनामा में है, चचनामा। और इनके लेखक कौन है? अहमद अली, जस्ट मैंने भी बताया। उसके बाद है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक किसे माना गया है? पाणिनि को। ठीक है, पाणिनि को बताया गया है। उसके बाद देखो क्या अगला क्वेश्चन, गार्गी संहिता पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? ठीक है, तो गार्गी संहिता पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो याद रखना काव्यायन। ठीक है, कात्यायन, कात्यायन नाम है। ठीक है, कात्यायन, काव्यायन नहीं, कात्यायन, तो कात्यायन। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं, गार्गी संहिता पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? कात्यायन। ठीक है, कात्यायन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ले लो, पूछा जा चुका है। अगला देखो, अगला है तुम्हारा यवनों का आक्रमण के बारे में किस पुस्तक में उल्लेख है? ठीक है, यवनों का आक्रमण के बारे में किस पुस्तक में उल्लेख है? तो याद रखना गार्गी संहिता, गार्गी संहिता। अभी मैंने जस्ट पीछे बताया हुआ था कि गार्गी संहिता का पुस्तक लेखक कौन है, वहां पे जस्ट मैंने बताया हुआ था कात्यायन। ठीक है, आगे देखो, महाभाष्य पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना पतंजलि है, पतंजलि। ठीक, आगे देखो, महाभाष्य पुस्तक में किस वंश का उल्लेख है? जो महाभाष्य पुस्तक में किस वंश का उल्लेख है? तो याद रखना शुंग वंश का, शुंग वंश का। देखो एक ही, अगर एक टॉपिक को याद कर लोगे तो यहाँ पे सब याद हो जाएगा। महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो पतंजलि है। महाभाष्य पुस्तक में किस वंश का उल्लेख है? तो शुंग वंश का उल्लेख है। ठीक है, चलो आगे देखो, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना पुष्पमित्र शुंग, पुष्पमित्र शुंग, पुष्पमित्र शुंग। आगे देखो, फायान किस राज्य के दरबार में आया था? तो फायान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अच्छा, यहाँ से देखो, थोड़ा मैं यहाँ पे तुम लोग बता दे रहा हूँ इसके बारे में। देखो यहाँ पे थोड़ा समझना है इसको, विदेशी यात्रियों, इसको समझना, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। देखो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी क्या है? तो देखो 4 लेखक को इसमें बताया गया है। ठीक है, मुख्य मुख्य 4 लेखक को बताया गया है इस बुक में। ठीक है, तो पहला तुम्हारा क्या है? तो सबसे पहला तुम्हारा है चीनी लेखक। क्या है? चीनी लेखक। सेकंड क्या है तुम्हारा? अरबी लेखक के बारे में बताया गया है, अरबी लेखक। ठीक है, अरबी लेखक के बारे में बात क्या है? यूनानी और रोमन लेखक। और एक भाग बताया गया है अन्य लेखक का। ठीक है, क्या है? देखो मैंने क्या बोला, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। ठीक है, विदेशी यात्री जो आए थे उनसे मिलने वाली हमको जानकारी को 4 भागों में बांटा गया। पहला चीनी लेखक, दूसरा अरबी लेखक, तीसरा यूनानी रोमन लेखक, चौथा अन्य लेखक। तो अभी फिलहाल मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूँ? तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ चीनी लेखक के बारे में। याद रहेगा, अभी मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूँ? चीनी लेखक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या था क्वेश्चन, समझ गए होगे। यहाँ पे क्वेश्चन था फायान किस
राजा के दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और फाहियान जो था एक चीनी यात्री था, ठीक है, मतलब चीन का था ये, फाहियान चीनी यात्री था, ठीक है, चीनी लेखक था। वेन सॉन्ग किसके दरबार में आया था? तो वेन सॉन्ग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन, ठीक है। और वेन सॉन्ग यहाँ पे मतलब ऐसा था ये कि ये भारत में रह के ही यहाँ की शिक्षा को ग्रहण किया और अपने जो मतलब जो गया, वेन सॉन्ग भी ये तुम्हारा चीनी लेखक ही है, तो वहाँ पे जो भारत का जितना बौद्ध धर्म से शिक्षा लिया वो अपने देश में जाकर वहाँ पे सबको बताया ऐसे वैसे। और ये जो है इसे राजकुमार, भारत का राजकुमार भी बनाया गया था, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा वेन सॉन्ग के बारे में और भी प्रश्न पूछ सकता है कि जैसे वेन सॉन्ग जो है वो भारत के नालंदा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा था, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया हुआ हूँ, CUK, क्या क्वेश्चन, CUK नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो याद रखना वेन सॉन्ग ने की थी, ठीक है, वेन त्सोंग ने की थी, वेन त्सोंग ने, ठीक है। आगे देखो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? तो याद रखना नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? तो कुमार गुप्त प्रथम ने, कुमार गुप्त प्रथम ने कराया था नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में है, एकदम इंपॉर्टेंट है, बिहार में, सब बच्चों को बताओ भाई। उसके बाद देखो आगे देखो, चीनी यात्री ह्वेन सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में पढ़ा? तो यही विश्वविद्यालय में पढ़ा था, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, नालंदा विश्वविद्यालय लिख देते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। वेन सॉन्ग अभी फिलहाल तुम्हारा चीनी लेखक चल रहा है, तो वेन सॉन्ग और फाहियान दोनों चीनी लेखक थे, याद रखना इस चीज को। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? ठीक है, तो यात्रियों का राजकुमार बेटा किसको क्या कहा गया है? कंफ्यूज हो सकते हो तुम लोग यहाँ पे, तो याद रखना यात्रियों का राजकुमार वेन सॉन्ग को ही कहा गया है, ठीक है, वेन त्सोंग को ही कहा गया है, एकदम याद रखना। और मध्यकालीन में यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया था? तो मार्को पोलो को किया गया था, ठीक है। मध्यकालीन में यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया था? तो मार्को पोलो को किया गया था, ये भी चीज याद रखना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा हर्षवर्धन के बारे में हम लोग समझते हैं, वेन सॉन्ग के बारे में समझते हैं। देखो वेन सॉन्ग जो था, ठीक है, वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है। वेन सॉन्ग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है। अब जो हर्षवर्धन थे, ठीक है, वो एक राजा थे, तो जो वेन सॉन्ग था ना वो भारत में ही रहकर, ठीक है, भारत में ही रहकर वो यहाँ पे भारत का कल्चर, बौद्धिस्ट कल्चर यहाँ पे समझा और अपने देश में जाकर उसको बताया था। हर्षवर्धन एक ऐसा मतलब था, हर्षवर्धन एक ऐसा यात्री था जिन्होंने भारत में रहकर भारत की शिक्षा ग्रहण की नालंदा यूनिवर्सिटी से, ठीक है बेटा, याद रहेगा। इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना तुम लोग, ठीक है। बुक से भी थोड़ा सा, बुक से भी तुम लोग कवर कर लेना, मेरे से जितना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सका तुम लोग यहाँ प्रोवाइड किया। सो बेटा आज की इस वीडियो में यहीं तक। आपको लेक्चर 4 कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन की काम करती है। सो बेटा आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।